अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड और हम लोग इसमें क्वांटम केमिस्ट्री को या क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से या क्लासिकल केमिस्ट्री से डिफरेंट है और इसने किस तरह से केमिस्ट्री को एक नई ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर नए कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, उसकी एप्लीकेशंस को। इसके साथ साथ हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बेस कौन कौन से फिनोमिनाज बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ हम लोग रूल्स लेंगे, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, और ये बहुत बेसिक लेवल का आपका एफएससी लेवल का लेक्चर है। आप एफएससी लेवल में चैप्टर 5 को अगर डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर में तो ये लेक्चर कवर अप हो जाता है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड मैकेनिक्स जो है उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एडवांस्ड मैकेनिक्स में से एमसीक्यूज़ को भी बहुत कम टच किया जाता है। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं दीज आर रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स एंड हाउ दीज क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड विद दैट ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल, कि स्पेक्ट्रा क्वांटम नंबर्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहा होता है, या क्वांटम नंबर्स और स्पेक्ट्रा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, उनके दरमियान हम लोग रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हम लोग मैकेनिक्स की बेस की बात करें कि हाउ मैकेनिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, या क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो बेसिक मोटिवेशंस थी दोज वर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडीज़ जो हैं वो हर किस्म की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और हर किस्म की रेडिएशंस को इवॉल्व करती है। लाइक ब्लैक बॉडी जो है वो उसके अंदर अगर रेडिएशन जाए तो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, बट वो उनको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और अगर हम लोग थोड़े से टाइम के बाद उनको देखें तो वो रेडिएशन कट ऑफ कर दें तो उससे वही रेडिएशन वापस निकलना शुरू हो जाती हैं। उन रेडिएशंस की जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया तो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए रेले-जीन्स लॉ इस्तेमाल किया गया, लेकिन रेले-जीन्स लॉ हायर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद मैक्स प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया और उसकी फेमस फार्मूला है E = NH/ν। उसने कहा कि वो जो रेडिएशन निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं रेडिएशंस की विच आर एमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/ν। वो H/ν का इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होती हैं। सो क्वांटाइजेशन वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई द मैक्स प्लांक्स, बट उसने एक फार्मूला दे दिया हमें। इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करते हैं, इससे वेवलेंथ की डेफिनेशन करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, वेव नंबर की डेफिनेशंस पता होना चाहिए और इनके यूनिट्स भी पता हों। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज़ ली जाती है। HZ से डिनोट करते हैं हर्ट्ज़, और पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर वेव नंबर की बात करें तो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के अंदर जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दैट विल बी कॉल्ड एज वेव नंबर। और जब हम लोग वेव लेंथ की बात करते हैं तो वेव लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड टू एडजेसेंट ट्रफ्स। जैसे वेव्स बन रही होती हैं तो उनके जो ऊपर की तरफ ब्रिज से बनते हैं दोज आर कॉल्ड एज क्रस्ट, जो नीचे की तरफ ब्रिज बनते हैं उनको ट्रफ्स बोलते हैं। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो वेवलेंथ की यूनिट यूजुअली नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन या मीटर में भी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ या पर सेकेंड, और वेव नंबर की यूनिट पर मीटर ली जाती है। कहता है मैक्स प्लांक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर एक्सप्लेन किया गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़? एक्चुअली जब लाइट रेडिएशंस किसी फोटो सेल के ऊपर जाकर फॉल करती हैं तो वो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं। दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट और दोज इलेक्ट्रॉन्स हैव द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब इसको वो जो क्लासिकल थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, कैसे इमिट होते हैं, और उनकी स्पीड जो है या उनकी एनर्जी जो है वो किस तरह से डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के ऊपर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने
एक थ्योरी दी, उसकी फेमस इक्वेशन है E = mc²। तो उसने एज्यूम किया कि एनर्जी इज इट सेल्फ कंसिस्टिंग अप ऑफ द फोटॉन्स और क्वांटाज, कि वो जो लाइट रेडिएशंस पड़ रही होती हैं फोटोसेल के ऊपर, तो आइंस्टाइन का नज़रिया ये था कि वो जो लाइट रेडिएशंस हैं दोज कंसिस्ट अप ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट और क्वांटाज ऑफ लाइट। तो वो क्वांटाज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होती है, जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाती है, जैसी फ्रीक्वेंसी कम होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाती है। और असल में इस आइंस्टाइन का कहना था कि वो जो एनर्जी E = h/nu के इक्वल एनर्जी फोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं किसको, उस मटेरियल को, इलेक्ट्रॉन्स को किसी फोटोसेल से निकालने के लिए, तो उस एनर्जी के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट उस वर्क डन में यूज़ होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है फ्रॉम द मेटल पोर्शन या फ्रॉम द फोटोसेल, और दूसरा पार्ट जो एनर्जी का है वो उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी ग्रेटर, वो ज़्यादा होती चली जाएगी। अब ये बैकग्राउंड था। इसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हुए। क्वांटम मैकेनिक्स ने वेव पार्टिकल डुअल नेचर की बेस रखी। ही सेज दैट वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ द मटेरियल्स और ऑफ द रेडिएशंस कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने दो इक्वेशंस को कंबाइन किया। आइंस्टाइन इक्वेशन है E = mc², और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड इक्वेशन है E = h/nu। तो जब E = mc² और E = h/nu को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप निकल आता है, लैम्डा वुड बिकम = h/mc। mc विल बी कॉल्ड एज मोमेंटम, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, और मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनके मैसेज ग्राम या किलोग्राम में है वो भी वेव्स बनाते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड। लेकिन जो कम मैसेज के पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, वो जो वेव्स बनाते हैं दोज आर द डिटेक्टेबल वेवलेंथ। तो पार्टिकल्स हैव द वेव नेचर्स एज वेल व्हेन एवर दे आर मूविंग विद द ग्रेटर स्पीड्स एंड देयर मैसेज आर लोअर, तो दे वुड बिहेव जस्ट लाइक दैट ऑफ द वेव रेडिएशन। जैसे आमतौर पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर रेडिएशंस फॉल करती हैं किसी क्रिस्टल्स के ऊपर या किसी ग्लास के ऊपर तो दोज रेडिएशंस आर डाइफ्रैक्टेड। डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, दे हैव स्टडीड द डाइफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द निकल क्रिस्टल। मतलब एक निकल क्रिस्टल रखी गई, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम को उस निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया, इलेक्ट्रॉन्स वर रिफ्लेक्टेड एंड डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम दैट निकल क्रिस्टल। वो कुछ एंगल्स के ऊपर डाइफ्रैक्ट होते हैं। उनके डाइफ्रैक्शन पैटर्न को जब डिस्कस किया गया तो वेव पार्टिकल डुअल नेचर गॉट वेरीफाइड एंड डेविसन एंड जर्मर्स गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। उसने ये वेव पार्टिकल डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से साबित किया था। और इसी की बेस पर, डुअल नेचर की बेस पर फिर एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज नियरली इक्वल टू h/mv। इसका मतलब है अगर आप डेल्टा एक्स को बढ़ाते हैं तो डेल्टा पी कम हो जाता है, और डेल्टा पी बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा। मतलब अनसर्टेनिटी अगर एक क्वांटिटी में आप कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में बढ़नी है, और अगर दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी कम करना शुरू कर दें तो पहली क्वांटिटी में बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसका सिंपल से लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो हम लोग उस पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वजह क्या है, जब हम लोग लाइट डालते हैं तो लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के साथ रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। जब इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगी तो आप पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेवलेंथ ऑफ लोअर वेवलेंथ यूज़ करना पड़ेगी। लोअर वेवलेंथ का मतलब या तो हमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करना पड़ेंगे या हमें एक्सरेज एटसेट्रा यूज़ करना पड़ेंगी। अब जितनी वेवलेंथ कम करते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। अब कम वेवलेंथ को जब फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो विजिबल हो जाती है, लेकिन उसका मोमेंटम, वो जैसे ही ज़्यादा एनर्जी की रेज जो जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को ड्रास्टिकली चेंज कर देंगी, या तो उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगी या बढ़ा देंगी।
तो जब उसकी वेलोसिटी ड्रास्टिकली चेंज होगी तो उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो पोजीशन हमने फाइंड कर ली, मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो पोजीशन नज़र नहीं आती, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम प्रोडक्ट विल बी नियरली इक्वल टू अ कांस्टेंट h ओवर mv। अब ये जो पोस्टुलेट था दिट वाज अगेंस्ट द बोहर्स मॉडल। बोहर के मॉडल क्या कहता था? बोहर तो कह रहा था बड़े आराम से कि ऑर्बिट भी फाइंड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और साथ ये कह रहा था कि आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो दोनों चीज़ें, हाइजेनबर्ग कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप ये पोजीशन फाइंड ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है। तो जब हम लोग एग्जैक्टली पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास कौन सा मेथड रह जाता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का? हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज एक्चुअली द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जिस एरिया में, जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है दैट विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल, उसको हम लोग ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो दिस वाज अगेंस्ट द बोहर्स मॉडल। इसके बाद फिर एक नया मॉडल की ज़रूरत थी। श्रोडिंगर पुट फॉरवर्ड एन इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड एज फेमस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या किया, उसने एटम्स के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने की कोशिश की और वो जो प्रॉब्लम्स थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। श्रोडिंगर ने यूज़ किए 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और उसने इन 4 क्वांटम नंबर्स को या कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम हद तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सॉल्व किया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट 2 फॉर्म्स हम लोग लिखते हैं आमतौर पर। और इन फॉर्म्स को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को या क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Some mathematical operators were used in derivation and application of Schrodinger's wave equation. Mostly used and important are, ये जो ऑपरेटर जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं उनमें हम लोग आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइजन वैल्यू या आइजन फंक्शन क्या चीज़ है? एन आइजन फंक्शन इज ऑफ एन ऑपरेटर ए इज़ अ फंक्शन ऑफ सच दैट द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर ए ऑन फंक्शन एफ गिव्स एफ अगेन टाइम्स अ कांस्टेंट। मतलब आप ऑपरेटर अप्लाई करें एफ पर तो आंसर अगेन एफ आ जाए और साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। जैसे कोई भी फंक्शन आप लोग या कोई भी ऑपरेटर अगर आप लोग अप्लाई करते हैं किसी क्वांटिटी के ऊपर, किसी क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने पर वही क्वांटिटी वापस आ जाए। सपोज अगर x है यहाँ पर तो x ही वापस आ जाए और साथ उसके कोई कांस्टेंट आए, तो इस ऑपरेटर को जो वही फंक्शन वापस दे देता है। अगर एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर तो एक्स स्क्वेयर आ जाए, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ये यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाए फाइनल आंसर में, लेकिन साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए। तो इसको, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं आइजन, ऐसे फंक्शन को, सॉरी, जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया है हम बोलते हैं इस फंक्शन को आइजन फंक्शन इन ऑपरेटर ए। इट विल बी कॉल्ड एज आइजन फंक्शन फॉर एन ऑपरेटर ए। और ये जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, दैट वन विल बी कॉल्ड टू बी अ आइजन वैल्यू। इसको हम आइजन वैल्यू का नाम देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई ऑपरेटर होता है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, तो अगर ये ऑपरेटर हम लोग अप्लाई करें किसी फंक्शन के ऊपर, फंक्शन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वेयर फंक्शन है, तो जब आंसर आता है 2x, इसका मतलब है आंसर में एक्स स्क्वेयर नहीं आ रहा, तो इट विल नॉट बी एन आइजन फंक्शन। लेकिन अगर एक्स स्क्वेयर ही आ रहा हो, जो फंक्शन है वही वाला फंक्शन फाइनल राइट हैंड साइड पर या आंसर में भी अपीयर हो रहा हो, तो तब हम लोग इसको आइजन फंक्शन का नाम देते हैं। और वो जो आइजन फंक्शन के साथ कांस्टेंट्स आ जाते हैं, दोज आर कॉल्ड टू बी द आइजन वैल्यू। जैसे आप लोग साइन थीटा सपोज करें, तो आप डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बन जाता है, और उसका अगेन डेरिवेटिव लें तो दैट वुड बिकम इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सो डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर
ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यह आंसर आता है। तो -1 आइजन वैल्यू होगी और साइन थीटा विल बी द आइजन फंक्शन इन ऑपरेटर d²/dx²। Postulates of quantum mechanics. The state of quantum mechanical system is completely specified by function। मतलब हर एक स्टेट को, आप सपोज करें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हमेशा, तो हम लोग उसको फंक्शन से ही डिनोट करते हैं। फिर दूसरी बात वो कहता है हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, जो भी क्लासिक मैकेनिक्स में, फॉर एग्जांपल क्लासिक मैकेनिक्स में पोजीशन को x से डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में उसको x के ऊपर एक बार लगाकर x ऑपरेटर की फॉर्म में शो करेंगे। मतलब हर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करते हैं। इन एनी मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड विद ऑपरेटर a बार, the only value that will ever be observed are the eigenvalues a which satisfy the eigenvalue equation like this one। वो कहता है ऑपरेटर जो भी लिया जाता है किसके ऊपर, इन फंक्शंस के ऊपर जो स्पेसिफाई किए हैं आपने, उन फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें तो आंसर में फंक्शन लाजमी आना चाहिए। मीन दिस ऑपरेटर विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर एनी क्वांटिटी दैट शुड बी एन आइजन फंक्शन विद ऑपरेटर ए बार, उसको ए कैप ऑपरेटर के साथ आइजन फंक्शन होना चाहिए। जैसे ए कैप अगर आप साई पर अप्लाई करते हैं तो आंसर शुड बी ए साई, यहाँ पर जो स्मॉल ए है दैट विल बी कॉल्ड एज आइजन वैल्यू। तो इसके पास्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स के 6 हैं। मैंने ये पहले 3 जो सादा से पास्टुलेट्स हैं MCQs एटसेट्रा में जो पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उनकी वजाहत कर दी है कि आइजन वैल्यू क्या है, आइजन फंक्शन क्या है और किस तरह से वो इक्वेशन शो करता है कि ऑपरेटर है साई, अगर किसी ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट और वही ऑपरेटर वही फंक्शन वापस आ जाता है। तो इस तरह के वैल्यूज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगले जो तीनों पास्टुलेट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरह के MCQs नहीं पूछे जाते। फिर एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस फॉर्म स्टेशनरी वेव्स इन विच एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। असल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक पास्टुलेट ये है, वो बताना ये चाह रहा है कि जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसको आप एक साइड से बांध दें, दूसरी साइड से पकड़कर ऐसे झटका दें, उसमें वेव्स प्रोड्यूस करें तो उसकी वेव्स जो हैं वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें ऐसे मुकम्मल कम्प्लीटली लूप्स बन रहे होते हैं। तो मुकम्मल लूप्स जिन वेव्स के अंदर बन रहे होते हैं दोज आर कॉल्ड टू बी द स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो कहता है एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो भी स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं और उन स्टैंडिंग वेव्स के अंदर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर, असल में ये इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को समझने के लिए, जैसे ये रिजिड रॉटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसको आप रिजिड रॉटर कंसीडर कर लें। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, फॉर एग्जांपल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वाटर का मॉलिक्यूल लें तो ऑक्सीजन जो है उसमें सेंटर ऑफ मास के तौर पर बिहेव करेगा और हाइड्रोजन एटम जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो असल में ये मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर बोला जाता है, या इसको हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई किया जाता है। तो ये उसकी एप्लीकेशन में से आता है, आपने ये एप्लीकेशन याद रखनी है। दीज आर द एप्लीकेशन फॉर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन सेट हो जाते हैं MCQs में। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हम लोग इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो आपने सिंपल ये पॉइंट याद रखना है कि ये साइज ऑफ एटम को और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। यानी जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा। अब n बढ़ने से साइज ऑफ एटम बढ़ता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है। लाइक
किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू n वैल्यू इक्वल टू 2। सेकेंड वन है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ज़रा जहन में लाएं, आपके बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स निकले थे। पहला डिफेक्ट ये था कि अगर हम लोग फाइन स्पेक्ट्रम लें तो फाइन या ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके स्पेक्ट्रम लें तो उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कुछ नई लाइंस आ जाते हैं। उन नई लाइंस के आने की वजह क्या है उसको एक्सप्लेन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो कहता है नई लाइंस किस लिए आती हैं कि हर शेल में सब शेल्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक शेल है दूसरा शेल है। अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आप शेल्स की बात करते हैं और दो ही शेल्स हों इस तरह से, एक शेल आपने बनाया है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है अगर, और इससे इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो इट शुड गिव अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन आनी चाहिए हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रल लाइन सिंपल होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है कि दीज शेल्स आर नॉट सिंगल लाइंस बट दीज आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल्स बने दोज आर एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स। यानी जो सेकंड शेल है उसमें एस और पी दो सब शेल्स होती हैं। थर्ड शेल पे बात करें तो उसमें एस, पी और डी तीन सब शेल्स हो जाएंगी। अब ये क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। अब पहले अगर एक एज्यूम कर रहे थे आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो इट शुड गिव अ सिंगल लाइन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फॉल करता है तो एक क्लोजली स्पेस्ड दूसरी लाइन भी आ जानी चाहिए। एस से फॉल करे एस में और पी से फॉल करे एस में तो दो अलग अलग लाइन आनी चाहिए। लेकिन इन दो लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये दोनों लाइन क्लोजली स्पेस्ड होती हैं तो आम स्पेक्ट्रोमीटर में नज़र नहीं आती। जब फाइनली रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज़ करते हैं तो ये लाइंस फर्दर स्प्लिटेड नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो इन लाइन की फर्दर स्प्लिटिंग को शो करता है और ये बताता है कि असल में ऑर्बिट जो हैं, शेल जो हैं, उनके अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। यानी एस, पी, डी और एफ ये ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इसी वजह से फाइन रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से आपके पास नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो फर्दर स्प्लिटेड नज़र आती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पी ऑर्बिटल 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब हम लोग पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। वैसे वो डीजनरेट हैं तीनों, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रही होगी या जिसके करीब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी दो की एनर्जी कम हो जाती है। तो इनकी एनर्जी में स्प्लिशन आ जाती है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स कॉज फर्दर लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम के अंदर ज़्यादा लाइंस क्रिएट करने का बायस बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उसको आप बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको आप बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ये कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो डीजेनरेसी हैं, यानी तीनों पी सब शेल की, पी ऑर्बिटल्स की, पी एक्स, पी वाई, पी जेड की डीजेनरेसी लूज़ हो जाएगी। इसी तरह डी की जो पांचों सब शेल हैं वो अपनी डीजेनरेसी को लूज़ कर देंगी। जब डीजेनरेट नहीं रहेंगी तो वो डिफरेंट लेवल देंगी। डिफरेंट लेवल से जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो फर्दर लाइंस अपीयर हो जाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन द डबलेट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कली मेटल। फॉर एग्जांपल सोडियम का डबलेट स्ट्रक्चर आता है, यानी काफ़ी फासले पर स्पेक्ट्रम के अंदर दो लाइंस अपीयर हो रही होती हैं जिनको और कोई भी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं करता। तो ख्याल ये किया गया कि चूंकि उसकी एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये डबलेट स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है, उसके आने की रीज़न बताई गई कि दैट इलेक्ट्रॉन मे रिजॉल्व या मे रोटेट, गिव रोटेशन इन दैट ऑर्बिटल इन क्लॉकवाइज। रोटेशन नहीं, इसके लिए स्पिनिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड है।
कि वो लट्टू की तरह अपनी ही ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज भी स्पिन कर रहा होता है, काउंटर क्लॉकवाइज भी कर रहा होता है। सो स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट द क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। और यही वजह है कि ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन जनरेट करके एक ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे के साथ अपोजिट ना हो तो उनका एक इलेक्ट्रॉन के अंदर या एक ऑर्बिटल के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, बहुत लो लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं तो इनको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लो एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट। यॉफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि अगर ऑर्बिटल में देखें तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो n+l रूल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर 2s है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो 2s के लिए n+l की वैल्यू 2 हो जाती है। तो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यूज़ लोअर हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है और वो उनको पहले फिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है, जैसे 3d और 4p है, 3d की n+l वैल्यू भी 5 है, 4p की n+l वैल्यू भी 5 है, तो तब उनमें से कौन सी पहले फिल होनी है जिसकी n वैल्यू कम है, यानी 3d पहले फिल होगी 4p बाद में फिल होगी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? No two electrons in the same atom can have the same values of all the quantum numbers। यानी सारे क्वांटम नंबर n, l, m और s ये सारे किसी दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम के अंदर मौजूद है उनके लिए सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं 2px ऑर्बिटल है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके n की वैल्यू दोनों की क्या होगी? 2, उनके l की वैल्यू दोनों की होगी 1 और उनके m की वैल्यू दोनों की होगी +-1। तो फिर स्पिन में क्या होना चाहिए? वो लाजमी डिफरेंट होनी चाहिए, तो स्पिन +½ और -½ होगी। तो इसीलिए इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव द सेम स्पिन। दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन लाजमी अपोजिट होनी चाहिए जो एक ऑर्बिटल में आते हैं, तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती। यही वजह है कि हम लोग जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो उनको इस तरह से लिखा जाता है कि एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो एक की स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज है, तो दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती। इफ़ मोर देन 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ये हुंड्स रूल कहता है कि एक से ज़्यादा अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपने उनमें फिल करने तो दे शुड ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल सेपरेटली। पहले सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 और आगे 3p ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, ये तीनों के हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल और 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऑर्बिटल में 2 रख दें और एक में 1 चला जाए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो तीनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन को रिजाइड करेंगी। इट्स कॉल्ड एज हुंड्स रूल। और तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होगी। दे ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल सेपरेटली विद द सेम स्पिन। तो पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी, जब एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयरिंग करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन द ऑर्बिटल, अब एनोमलस कुछ एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं कुछ एटम, जैसे क्रोमियम 24, वो 4s ऑर्बिटल अभी कंप्लीट नहीं होती उसकी, 4s1 और 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है क्योंकि उसने अपनी d ऑर्बिटल को हाफ फिल करना होता है, d5 का स्ट्रक्चर बनाना होता है और हाफ फिल d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह कॉपर 29 जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है क्योंकि उसने d10 स्ट्रक्चर शो करना होता है, तो वो 4s1 और 3d10 यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए बगैर अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 3d में ले जाता है।
तो ऐसे तमाम एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उससे नीचे वाली और अपर एनर्जी वाली ऑर्बिटल में हाफ फेल्ड या कम्प्लीटली फेल्ड पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो अपनी एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। सो इसको जहन में रखना है एमसीक्यूज एटसेट्रा के लिए भी। क्रोमियम, कॉपर, ये तो नॉर्मल एग्जांपल्स में आता है। लेकिन ये सिंपल सा लेक्चर था। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका फर्स्ट ईयर की बुक का, केमिस्ट्री का। आप लोगों ने वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और उसके एमसीक्यूज अगर आपको कहीं से मिलें तो वो डिस्कस कर सकते हैं। एमसीक्यूज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।